आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। कम ऑन, मेक सम नॉइज गाइस एंड गर्ल्स। इज देयर सम जोश इन दिस क्लास और नॉट? कम ऑन, मेक सम नॉइज। आग लगाओ भाई, आग लगाओ। जिस दिन तुम्हारे शरीर में जोश की हो गई कम, जोशी की भी हो जाएगी कम। तो अगर जोशी को खोना नहीं चाहते तो जोश को खोना बंद करो। अरे हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? कौन कौन आ चुका है क्लास में, जरा फटाफट देख लेते हैं। मेरे सामने आ गए हैं बहुत जबरदस्त लोग, जिसमें है मेरे पास अक्षु है, खुशी है, निकिता है, मानिक है, आयुष है, मृत्युंजय, ऋषि, कुकी, अनुषा, शशांक, स्मृति, करण, इरुम, करिश्मा, फरहान, प्रिंस, नीति, स्मृति, मनिका, भाई साहब अनामिका, चिराग, ओपी, सत्यम। और कौन है भाई? किसी का नाम रह गया? अरे सर बहुत सारे नाम है, कितने नाम लोगे? अरे हर एक इंसान जो यहाँ इस क्लास में बैठा है ना, वो हर एक इंसान डिजर्व करता है। कुछ नाम हम जल्दी ले लेते हैं, कुछ नाम धीरे धीरे लेंगे। बहुत लंबी क्लास है। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। एक बार गणपति बप्पा मोरिया। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। मैंने कल आपको एक छोटा सा चीज होमवर्क दिया था, वो भी हम जल्दी से चेक कर लेंगे, उसका आंसर डिस्कस कर लेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों कल हम लोगों ने एक बोलते ना एप्लीकेशन बेस्ड या जिसे हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कंसेप्ट देखा, क्वेश्चन देखा, जिसमें हमको केस दिया था और केस के ऊपर हमें प्रोविजन लगानी थी, एनालिसिस करना था और कंक्लूजन करना था। आज एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो यूजुअली एग्जाम्स में आता है और उसका भी कैसा प्रेजेंटेशन करना है आज हम देखेंगे, और वो है डिफरेंस बिटवीन। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर डिफरेंस बिटवीन कैसे लिखे। आज के इस क्लास में हम लोग डिफरेंस बिटवीन लिखने वाले हैं और बहुत अमेजिंग क्लास होने वाला है। सो कहीं जाइएगा मत, वक्त है राइटिंग प्रैक्टिस करने का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आदर्श जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। गाइस एंड गर्ल्स, I have a fabulous and wonderful grip on law and BCR and that's the reason कि मैं सालों से लॉ BCR पढ़ाते आ रहा हूं और कई सेंचुरीज में हम एग्जामिनेशन होल्डर्स को लेकर आ चुके हैं। 60, 70, 80 प्लस स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हुआ है। तो भाई साहब आप भी अपना नाम इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं, बस दम लगाकर मेहनत करिए। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बैच के दौरान अगर आपको फील होता है कि सर हमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ा और ग्रिप होना चाहिए, या हम आपके साथ यानी टीचर्स के साथ बैठ के रिवीजन करना चाहते हैं, तो एक बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी लेके एकाग्रता की पूरी टीम आपके सामने आई है, वो है मिशन सक्सेस बैच। दोस्तों इस बैच में कल वैसे मैंने और स्वाति मैम ने जब स्ट्रेटेजी सेशन लिया था रात 9 बजे, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर चेक कर लेना, इसी यूट्यूब चैनल पे है। हमने आपको बताया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन सक्सेस बैच एंड हाउ यू कैन इनकलकेट दिस इन योर 90 डेज स्ट्रेटेजी। तो जरूर उस वीडियो को जाकर देखिए और आपको समझ में आएगा। इस बैच के अंदर एक एजुकेटर 24 क्लासेस लेने वाला है पर सब्जेक्ट, मतलब पर एजुकेटर पर सब्जेक्ट। अब आपका लक बहुत अच्छा है बिकॉज लॉ में इस एकाग्रता टीम में एक नहीं 2 एजुकेटर्स है। आप लोग खुद देखते हो बाहर हर जगह पर ये मौजूद नहीं होता, इतने अमेजिंग ऑप्शंस। तो मैं और मैम मिलकर मिशन सक्सेस बैच में एंटायर सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 24 लेक्चर्स मेरे, 24 लेक्चर्स मैम के। उस 24 प्लस 24 लेक्चर्स के अंदर पूरा लॉ, पूरा बीसीआर और मैम आपको नोट से लेके हर चीज हम लोग आपको देने वाले हैं। तो भैया बहुत अमेजिंग ऑप्शन है, बहुत अमेजिंग चीज है, इसे मिस आउट मत करिएगा। बाकी चॉइस आपका है, एकाग्रता.co.in पे जाकर जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। सर आज हमारा 19th है, डे 2 है। आज हम करने वाले नवंबर 22 का पीवाईक्यू कंटिन्यू। बाकी सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे पीवाईक्यू के तरफ। तो भाई हमारा पीवाईक्यू हाजिर हो, पीवाईक्यू हाजिर हो। तो पीवाईक्यू को मैं लेने चला, ओ मैं निकला, ओ गड्डी लेके रस्ते पर, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, अहे मैं टेंशन उठे छोड़ अब तो भाई टेंशन छोड़ दो, अब है सिर्फ बवाल जो मचने वाला है। चलिए, तो आप लोगों को एक होमवर्क दिया था भाई साहब, क्या आप लोगों ने किया होमवर्क? ये एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको इसके शॉर्ट में लिखवाया था, मैंने कहा था कि आपको इसको कंप्लीटली लिखना है। और ये आपका होमवर्क था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। भाई साहब क्या एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन वैलिड होते हैं?
सर एक बात आपको बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, सुन लेना सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा? हाँ बेटा देखा है। उसके अंदर क्या लिखा है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आपने उसका सब सेक्शन 1 देखा होता तो आपको उसमें पहले एक्सेप्शन के बारे में पता चला रहता, कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इस आंसर में अगर आप चाहते हो आपको पूरे 3.5 मार्क्स मिले, तो उसके लिए आपको नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या क्या लिखना है? नंबर 1, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग and it must be registered by law. If all the above provisions are fulfilled, यानी कि 4 पॉइंट जब आप पूरे लिख दोगे, पूरे प्रोविजंस आप फुलफिल करते हो, then an agreement can become valid even without consideration. ये अगर आपने पूरे पॉइंट्स लिखे हैं, है ना, ये रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड किधर है ये? नहीं समझा मुझे, ये रिकॉर्डेड नहीं है भाई। मैं स्पैम नहीं कर रहा हूं, इट्स नॉट मी। आई डोंट नो, कहीं ये स्वाति मैम तो नहीं या अंशुल सर तो नहीं, देखना पड़ेगा। तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड गाइज एंड गर्ल्स। मैं आपसे आज बात किया, मैंने नाम भी लिए। क्या हो गया, ये समझ नहीं रहा है मुझे। मुझे मुझे शक हो रहा है कि कहीं ये अंशुल सर तो नहीं है। ऐसे ऐसे काम ना मैम नहीं करते। अंशुल सर को बड़ा मस्ती करने का शौक है, पक्का मेरे को लग रहा है अंशुल सर है ये। सर जरा थोड़ा पर्दा उठाइए ना, थोड़ा बताइए कौन है ये। ये अंशुल सर अगर निकले ना तो भाई साहब 200 से नंबर तुरंत बढ़ना चाहिए क्लास के अंदर, ये तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ देखो, फोन दिखाओ, कवर। अरे यार अंशुल सर ही है यार ये ना। अच्छा बच्चों मेरे को बताओ, ये कलर गंदा लगता है क्या, रेड कलर? अंशुल सर ने इतनी गेम ली ना भाई मेरी इस कलर को लेकर कि अरे आदर्श सर रेड कलर का फोन कौन लेता है। अब यार मैंने सोचा अच्छा दिख रहा है, चमकेगा दूर से, मैं भीड़ में किसी को बुलाना हो तो कहा भाई अरे भाई लाल लाल। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, मजा आ रहा है आपके साथ। और सभी स्टूडेंट्स एक बार सर को हाय हेलो तो गुड इवनिंग तो बोल दो। गणेश चतुर्थी के दिन शाम में सर अपना टाइम आपको दे रहे हैं, प्लीज। और हाँ सुनो ना, 7 बजे आप सर से रूबरू होने वाले हो, मिलने वाले हो, तो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। कम ऑन मेक सम नॉइज। सर को समझना है तो आना चाहिए ना कि जोशी सर के क्लास में है, तो जोशी सर के क्लास में जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। अंशुल सर को बताओ चलो जोश कितना है अपने क्लास में, बताओ चलो। सर खुश होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो करो फटाफट आग लगाओ भाई साहब। ये हुई ना बात, ये बात है। सर गणपति बापा मोरिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, मजा आ गया। चलिए तो थैंक यू सो मच सर। अब हम बढ़ते हैं आगे, बहुत बड़ा पेपर हमारे सामने है। तो ये अगर सारे पॉइंट्स आप लिखते हो आप 3.5 मार्क्स लेकर चले जाओगे। दूसरा होमवर्क मैंने आपको दिया था, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। मुझे आप बताइए ये सही है या गलत है लाइन? बोलते हैं प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। सर ऑफ कोर्स एनफोर्स की जा सकती है, ये भी वन ऑफ द एक्सेप्शन है जो आपको सेक्शन के अंदर दिया है, जिसके अंदर क्या बोला गया है? क्या बोला गया है इसके अंदर? इसके अंदर बोला गया है कि सर सुनो, व्हेन अ पर्सन promises to pay a time barred debt, ध्यान से सुनना, such promise when made in writing is valid and such agreements are valid even without consideration। यानी कि अगर कोई प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट करता है, अगर वो रिटर्न प्रॉमिस है, दैट प्रॉमिस इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। सो ये स्टेटमेंट गलत है सर, हम लोग उसको करेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे। तो ये 2 आपको होमवर्क दिए थे। फिलहाल वक्त है डिफरेंस बिटवीन लिखने का। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आया, कुछ बच्चे मेरे को एग्जाम के बाद आकर पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर ये एलएलपी हमें पता था, ये एलएलसी क्या होता है? मैंने कहा भैया ब्रैकेट में वहां पर क्लियरली लिखा है एलएलसी क्या होता है, और अगर नहीं भी लिखा होता तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि आपके पूरे सिलेबस में क्या है। एक कंपनीज एक्ट है, एक पार्टनरशिप एक्ट है, एक एलएलपी एक्ट है। मुझे बताओ ना, अब एलएलसी का पार्टनरशिप से कोई लेना देना हो सकता है क्या? पार्टनरशिप में तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती ही नहीं है, तो बचता क्या है आपके पास? सर कंपनी। आपके बुक में भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। आज हम देखेंगे हाउ इज एलएलपी डिफरेंट फ्रॉम एलएलसी, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, एलएलपी वर्सेस एलएलसी में आपको क्या करना है? सर इस तरह का पेपर हमारा होता है। अब इस पेपर को हम फर्दर डिवाइड करने वाले हैं, ध्यान देना बेटा, फर्दर हम डिवाइड करने वाले हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? मेरे पास इसमें कुछ लाइन वाइन का ऑप्शन होता है क्या? नहीं होता क्या? अच्छा होता तो मजा आ जाती। सर एक लाइन तो ऐसी आने वाली है, मैं आपको करके दिखा देता हूं, है ना। एक लाइन
मैं बता रहा हूं यहां पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है, यहां पे। हाँ, ये जो रहेगी ना सर लाइन, ध्यान से देखना, ये जो लाइन रहेगी, ये जो लाइन है, ये बेसिस ऑफ ओपिनियन की लाइन है। क्या की बेसिस ऑफ ओपिनियन। सर जब भी डिफरेंस बिटवीन लिखना है, आप विदाउट बेसिस ऑफ ओपिनियन नहीं लिखेंगे। ये मेरा हुक्म है और मेरा वचन है, और आपको पता है मेरा वचन ही है शासन। जय महेशमती। सर ये जो आपने टेढ़ी लाइन खींची है, आपको इस बात पे गर्व है या आपको भी शर्म आ रही है? बेटा मुझे भी शर्म आ रही है। ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा लगा ये जानकर कि सर आपको शर्म तो आती है एटलीस्ट। मेरा होता रहता है, कभी कभी होता रहता है। हाँ, क्या है? अरे क्या कर रहे हैं? हैं? क्या था ये? हाँ जी, चलो। हैं? अरे इरेज कर रहा तो गायब हो रहा है। देखो देखो, जादू देखो, जादू। पेन वाला तो आ गया। चलो कोई नहीं, ये तो लाइन कहीं नहीं जाने वाली। तो हमारा ये डिफरेंस का लाइन आ गया है, ठीक है। हम इसको कुछ नहीं कर सकते, सीधी लाइन एक मारना है आपको यहां पर, और इसके बाद आपको यहां पर लिखना है एलएलपी और एलएलसी, ठीक है। जादू, जादू है जादू। चलिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि कौन से एक्ट इसमें कवर होते हैं। सर एलएलपी इज गवर्न्ड बाय, फटाफट लिखना स्टार्ट करिए। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, फटाफट फटाफट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सर एलएलसी किससे गवर्न होती है? बोलो। एलएलसी इज गवर्न्ड बाय द लिमिटेड। सर एक क्वेश्चन मेरे को बार बार बच्चे पूछते हैं, मैं आपसे इसके बारे में बात कर लेता हूं। सर जो डिफरेंस बिटवीन होता है, ये डिफरेंस बिटवीन को अगर हम लाइन से नहीं लिखे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम। द कंपनीज एक्ट, आई नो, वो जो ऑडियो वीडियो का मिसमैच हो रहा था ना, दैट वाज बिकॉज मैं इसका पावर ऑन करना भूल गया था। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देखना। कंपनीज एक्ट 2000, ठीक है। तो गवर्निंग एक्ट हमने पहला पॉइंट लिख दिया। अगर आपके पास ऐसा है तो आप इसको भी सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहां पर आपको पहले लिखना है एएनएस। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? बी। क्वेश्चन नंबर हमारा पहले लिखा होगा बिकॉज हमने आंसर आपने होमवर्क किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने ऑलरेडी लिख रखा है, अब यहां पर बी आपने लिख दिया। पॉइंट नंबर 2, मेंबर्स। मेंबर्स, सर members of LLP are called as partners, as members are called as members of the company, ठीक है। और बोलो सर व्हाट इज द लाइबिलिटी? फिर से मैं बता दूं, आप, मैं मन से लिख रहा हूं, आप लोग भी मन से लिख सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स इज लिमिटेड अप टू एग्रीड कंट्रीब्यूशन। लाइबिलिटी ऑफ, दिल दिल आते जा रहे हैं भाई, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी depends upon the type of the company. It can be
मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। हाँ जी, फिर से वक्त आ गया है एसी के रिमोट का दूसरा इस्तेमाल करने का। सर आप कितने महान और मतलब दिमाग वाले हो, थैंक्स। क्या, इट कैन बी लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, और in case of guarantee the amount get। ठीक है, डन एवरीवन। तो मेक सम नॉइज। यस, जो लोग इधर टाइम पास चैट में कर रहे हो, लिख रहे कि नहीं लिख रहे भाई, बता देना। हाँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम ये भी बता देते हैं। सो एलएलपी में रिक्वायर्स मिनिमम 2 partners and there is no limit on maximum number of partners। यहां पर मिनिमम एंड मैक्सिमम number of partners, number of members depends upon type of company। 1 person कंपनी के लिए मिनिमम भी 1 एंड मैक्सिमम भी 1, बराबर है। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। अब आप देखेंगे मॉड्यूल में भी इसी तरह से लिखा है, इसलिए हम भी देख सकते हैं। मॉड्यूल देख लो, सजेस्टेड आंसर देख लो, हर जगह पे उन्होंने इस तरह से किया, इसलिए मैं भी इस तरह से कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। देन पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट पेज पे डायरेक्टर्स का स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, ये ऐसे हमको बहुत करना पड़ेगा है ना, करना तो पड़ेगा। इसलिए मैं पता है क्या बोलता हूं, मैं क्या रिकमेंड करता हूं। अभी कुछ बच्चे क्या करते मालूम, छोटा वाला स्केल लेके जाके उधर टिक 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 खेलते रहते हैं। हाँ, तो बेटा इतना पैसा खर्च किया ही है ना अपने घर वालों का, थोड़ा और पैसा खर्च करवा के ना एक लंबी स्केल भी ले जा लेना, वरना वहां खेलते रह जाओगे। हो गया, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, कंट्रोल ऑफ अफेयर इन एलएलपी, all partners are allowed to manage the affairs as per their own accord। However, यहीं पे लिख देते, एक और पॉइंट बचा लेता हूं। However, only the designated partners are liable for non-compliance।
हमसे जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। ए भाई साहब, आवाज सही आ रहा है ना? बराबर है ना ये चीज? इन अ LLC, members appoint board of directors who are held responsible, या who are, एक सेकेंड ना, who are responsible to manage the internal affairs as per the Companies Act 2013 and rules thereunder. आपको पता है ना, कंपनी में क्या है, वो लोग अपने मन से नहीं चला सकते कंपनी, आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। ये वाले लफड़े इधर ही है, LLP में लफड़े नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्लिक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स in an LLP, there should be minimum 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be resident in India. बराबर भाई साहब, ओ फाफड़े। ओके, नेक्स्ट, इन एन LLC minimum and maximum directors are as follows. So for OPC, minimum 1, maximum 15 star mark. Private, minimum 2, maximum 15 star mark. Public, minimum 2, minimum 3, maximum 15 star mark. Star mark, special resolution required to increase further. आई नो देयर इज अ प्रोविजन, बट आप अभी के लिए हम इसको नॉर्मली मैक्स पकड़ते हैं, बट आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इसको बढ़ा सकते हैं। बट दिस इज द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंटर, नॉट इवन इंटर, इन फाइनल। तो अभी क्यों टेंशन ले इसका, है ना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, हम लोगों ने देखो कितने पॉइंट लिखे, 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद डायरेक्ट 7 आया क्या इधर, 1 2 3 4, इधर 5 होना चाहिए था ना, फिर कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, तो इधर 4 के बाद 5 और 6 होना चाहिए बेटा। एक मिनट, इधर 5 आएगा, इधर 6 आएगा, अनलेस कुछ मिसिंग तो नहीं है ना। हाँ, अभी और भी पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। चलो, दिमाग में आ रहा है कोई पॉइंट बताओ। हाँ, बोलो बेटा। अभी नंबर ऑफ मेंबर्स पे लिमिट है ओपीसी में, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे लिमिट नहीं है। आप फिर वही कर रहे हो, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स आर डिफरेंट।
डायरेक्टर्स के बारे में आप जब पढ़ेंगे फाइनल में तब समझ में आएगा। हाँ, देखो बेटा 5 नंबर की बात नहीं है, जितने पॉइंट्स आप वहां पे लिख सकते हो लिखो, बिकॉज एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो आपके पास स्कोप होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, ये पॉइंट मैं वेट कर रहा था इसके लिए कि कोई बोले। तो पॉइंट नंबर अभी तो पक्का बराबर है ना, 6 के बाद 7। रिक्वायरमेंट ऑफ नेम, every LLP is required to have a suffix of LLP or limited liability partnership. यहाँ पर 1 person कंपनी has to use a suffix of OPC or 1 person कंपनी, बराबर। प्राइवेट कंपनी has to use private limited, public company has to use limited, section 8 company need not use such suffixes, बराबर ना। उनको ये सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने फाउंडेशन, कन्फेडरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऐसा कुछ भी है ना, ट्रस्ट, यूटवर्ट सब लगा सकते हो लोग, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट वगैरह, है ना, करेक्ट। सर आपके बुक में, अब बताओ मैं क्या बोलूं ना अभी आपको। हाँ बेटा, म्यूचुअल एजेंसी तो दोनों में भी नहीं है। अगर आप मेरे को म्यूचुअल एजेंसी बोल रहे हो, नाइदर LLP हैज म्यूचुअल एजेंसी नॉर कंपनी। एक्ट ऑफ वन पार्टनर binds the LLP but cannot bind the firm. But act of member does not even bind the company or any other क्या बोलते उसको, मेंबर। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा वो डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, इधर मैंडेटरी इधर ऑप्शनल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। 9 प्रॉफिट LLP mandates distribution of profit among partners। यहाँ पे it is at the discretion of board of directors whether to issue or declare, not issue, recommend बोलते हैं, whether to recommend डिविडेंड और नॉट। आपको एक मजे की बात बताऊं, पूरे कंपनी के 100% मेंबर्स ने बैठ के रिजोल्यूशन भी अगर पास कर दिया ना, एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर दिया कि वी वांट डिविडेंड, वी वांट डिविडेंड, स्टिल ऑल द मेंबर्स टुगेदर आल्सो कैन नॉट फोर्स द डायरेक्टर्स टू रिकमेंड अ डिविडेंड। अगर डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं, वो जितना रिकमेंड करते हैं उस रिकमेंडेशन को आप कम कर सकते हो मगर बढ़ा नहीं सकते, और अगर वो रिकमेंडेशन नहीं कर रहे तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपका ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है ना, तो आप उन डायरेक्टर्स को रिमूव कर दो, चलेगा। अर्जेंट में जनरल मीटिंग बुलाओ और डायरेक्टर को रिमूव कर दो, वो चलेगा। बट यू कैन नॉट फोर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू पे द डिविडेंड और रिकमेंड द डिविडेंड। समझ में आ रहा है? चलो
सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। आप यहाँ पे एडिशनली पॉइंट लिख सकते हैं। आई थिंक सफिशिएंट पॉइंट वी हैव रिटन, है ना, इतना काफी होगा। कितने मार्क का क्वेश्चन था ये? 7, कितना 5 मार्क का। आई थिंक 5 मार्क के लिए वी हैव रिटन ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स। 9 भी नहीं, मतलब इस वाले पॉइंट पे तो हमने 2-3 चीजें एक साथ लिख दी एक ही पॉइंट के अंदर, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हम लोग इसको लिख दिए। मेरे हिसाब से इतना आंसर मोर देन इनफ है टू गेट एंटायर मार्क्स आउट ऑफ आउट मार्क्स इन दिस केस। तो ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया कैसे आप लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। अब इससे बेटर आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मेरे पास स्केल पेंसिल पेन नहीं है, देखो मैं ऐसे काम कर चला रहा हूं, तो आप लोग यहां पर प्रॉपर ऊपर भी लाइंस वगैरह करके एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। और आप देखो कितना सुंदर ये पेपर लग रहा है। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे पास वक्त है कम, फटाफट। देखो इन्होंने भी वैसे ही करा हुआ है, और इन्होंने तो 8 ही पॉइंट लिखे, हमने तो भी 9 पॉइंट लिख दिए भाई साहब। समझ में आ रहा है? इसमें से कोई पॉइंट भूले कि हम लोग वो देख लेते हैं। रेगुलेशन लिखा, मेंबर्स लिखा, इंटरनल गवर्नेंस लिखा। अब इन्होंने मेंबर और इंटरनल गवर्नेंस अलग रखा, हमने एक में डाल दिया था। नेम लिखा, नंबर ऑफ पार्टनर्स लिखा, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर लिखा, मैनेजमेंट लिख दिया, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। हमने तो मैक्सिमम भी बता दिया, और इनसे ज्यादा ही इंफॉर्मेशन हमने दी है। So we will of course get the marks. Can a partner be expelled? If so, how? And which factors should be kept in mind prior to expelling a partner from the firm by the other partners according to the provisions of Indian Partnership Act 1932? मुझे बताइए, can you expel a partner? Yes or no? फटाफट. And if you are saying yes, I want to the reason why you are saying yes as well. हाँ जी, बताइए। अरे मुंह क्या देख रहे हो भाई, बताओ ना। हाँ, सेक्शन 33 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 गिव्स अ राइट टू पार्टनर्स टू एक्सपेल अनदर पार्टनर, बट बाय फुलफिलिंग द बिलो गिवन कंडीशंस। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको मोरली बता रहा हूं, आप लोग इसको होमवर्क में लिखने वाले हैं। सर, देयर आर 3 conditions which needs to be fulfilled if you want to expel a partner. Condition number 1, right to expel must be given in the partnership deed. Number 2, such right can only be exercised by majority of the partners. And number 3, such right can only be exercised in the good faith for the for the partnership. If a partner is expelled without complying with any of the above requirements, such expulsion will be null and void. सर, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने गुड फेथ में पार्टनर को निकाला है? So it will be assumed that the partner has been expelled in good faith provided the following 3 conditions are fulfilled. Condition number 1, the partner जिसको भी आप रिमूव कर रहे हो should have been given a notice of his removal. He should have been given a reasonable opportunity of being heard. And third and most important, the partner should be removed in the interest of the partnership. अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हो, तब मैं बोलूंगा आपने गुड फेथ में एक पार्टनर को निकाला है। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में वो राइट है और आप मेजॉरिटी से अगर ये चीज कर रहे हो, देन यू कैन एक्सपेल अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप। अगर आप इसके 6 मार्क्स चाहते हो तो इसके अंदर 6 पॉइंट्स आने चाहिए। पहले 3 पॉइंट्स कौन से रहेंगे? पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, मेजॉरिटी से करना है, गुड फेथ। और अगले 3 पॉइंट कौन से होंगे? तो सर, गुड फेथ कैसे पता चलेगा? इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म, नोटिस दो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप लिख लोगे, होमवर्क कर लोगे? यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे भाई बोलो ना, कहो ना, कहो। नंबर बी, मिस्टर, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका इंपॉर्टेंस का मैं अंदाजा बता देता हूं। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, सो देयर विल बी नो रॉन्ग आंसर। आज आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर वाई, एज्ड 21 years, lost his mental balance after the death of his parents in an accident. अब आप ध्यान से देखना, वाई का एज कितना है? 21 years। क्या वो माइनर है या मेजर है? सर मेजर है। लेकिन ही लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, यानी कि ही बिकेम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मैं बता रहा हूं, यहीं पर बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी। ये 21 years ऑफ एज पढ़ने के बावजूद ये लोग मिस्टर वाई को माइनर 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 बोल बोल के आंसर गलत कर दिए। चलो दूसरी बात, ही वॉज लेफ्ट विथ हिज ग्रैंड मदर एज्ड 85 years, इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग एंड डिपेंडेंट अपॉन हिम। सर एक बात समझना, देयर इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मिस्टर वाई, and then there is his grandmother who is dependent upon the person of unsound mind. समझ रहे क्या?
एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है और उसके साथ एक डिपेंडेंट भी अटैच हो गया. ओके, मिस्टर एम, देयर नेबर, आउट ऑफ पिटी started supplying food and other necessities to both of them. Mr. Y and his grandmother used to live in a house built by his parents. Mr. M also provided grandmother some financial assistance for emergency medical treatment. जरा ध्यान से देखना, आप किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या एनी पर्सन डिपेंडेंट अपॉन हिम पे अगर आप नेसेसिटीज का पैसा देते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यू कैन रिकवर सच अमाउंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इंसॉल्वेंट पर्सन. दूसरी बात, सर मुझे बताइए, किसी के मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट को आप नेसेसिटी में पकड़ते हो या ऑर्नामेंट में? ये आईफोन दे रहा है क्या? ये आईफोन दे रहा है कि नहीं? ये इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है. अगर वो नहीं मिलती तो ग्रैंड मदर की जिंदगी दांव पे लगी है. सो दिस इज नॉट सम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट अ फन एक्सपेंडिचर, दिस इज अ नेसेसिटी फॉर द लाइफ ऑफ द ग्रैंड मदर हु इज 100% डिपेंडेंट अपॉन एन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. एंड देयरफॉर ये जो इमरजेंसी मेडिकल में जो आपने खर्चा किया है, सच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल ऑल्सो बी रिकवरेबल in case of need. Okay. After supplying necessaries to Mr. Y for 4 years, Mr. M approached the farmer asking him to pay back 15 lakhs inclusive of 7 lakhs incurred for the medical treatment of grandmother. Mr. Y pleaded that he has got his parents' jewelry to sell to a maximum value of 4 lakhs, which may be adjusted against the dues. Mr. M refused and threatened Mr. Y of legal suit to be brought against for recovering the money. Now you have to decide based upon the provisions of the Indian Contract Act 1872. Question number 1. Will Mr. M succeed in filing the suit to recover money? Elaborate the related provisions. तो यहां पर हम लोग प्रोविजन कौन से इलेबोरेट करेंगे? सेक्शन 68 हम इलेबोरेट करेंगे ऑफ the Indian Contract Act 1872. When necessities are supplied to a person incapable of entering into contract or a minor or any person dependent upon such incapable person or minor, then such amount can be recovered and it is a quasi contract. Such amount can be recovered from the property belonging to such incapable person or a minor. अब ये प्रोविजन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे yes, Mr. M can succeed in filing the suit and recovering the money. Sir, question number 2. What is the maximum amount of money that can be recovered by Mr. M? Sir, his entire 15 lakhs, including 7 lakhs जो medical treatment of a dependent किया है, that medical treatment is also necessity as per the definition given in the law, and therefore such amount can also be recovered from the property belonging to the person of unsound mind. And therefore entire 15 lakh rupees can be recovered from the property. Now what is the property? मुझे भी तो बताओ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सर 2 प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन में लिखा है. नंबर 1 सर गोल्ड, जो 4 लाख का गोल्ड आप बोल रहे हो, और नंबर 2 मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने लिखा है कि यू वर यूज्ड टू लिव इन अ हाउस बिल्ड बाय द पेरेंट्स. इसका मतलब वो अपने खुद के घर पे रहता है. इसका मतलब वो घर एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी उसकी है. हमने अज्यूम किया कि उसको इनहेरिट हो गई है और वो प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसे रिकवर किए जा सकते हैं. तो गोल्ड भी बेचा जा सकता है और वो हाउस प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग दैट मनी. चलिए, देन व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट मैंने बोल दिया. नेक्स्ट है, शैल द प्रोविजन ऑफ द अबव एक्ट आल्सो अप्लाई टू मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू द ग्रैंडमदर? ऑफ कोर्स इट विल बी अवेलेबल बिकॉज 2 रीजंस इसके हैं. नंबर 1, grandmother is dependent upon the person of unsound mind, and number 2, the amount given was necessity since it was given for medical expenditure, and therefore that amount can also be recovered by M. तो यहाँ पर M strong position में and he can recover his entire 15 lakhs from the property belonging to Mr. Y. Is this understood, guys and girls? Yes, पक्का? यस पक्का और पक्का ना? हाँ, चलो नेक्स्ट तो आप लोग लिख लेंगे ये चीज. ओके सर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेल, इन कंटेक्स्ट टू रीसेल द गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? यहां पर बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने यहां पर गड़बड़ की है. इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे. ये वाले क्वेश्चन को जरा समझ लेना.
जब मैंने बच्चों को बोला कि बताओ आपने 6 मार्क के लिए क्या आंसर लिखा, तो बोलते हैं सर हम लोगों ने सेक्शन 54 को रेफर किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सेक्शन 54 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बात करता है राइट ऑफ रीसेल के बारे में। मैंने कहा अंदर क्या लिखा? सर हमने लिखा कि यस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स, an unpaid seller under section 54 of the sale of goods act has a right to resell the goods. Now मैंने बच्चों को कुछ इस तरह से ये एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो राइट ऑफ रीसेल है ना सर, ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ गुड्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पेरिशेबल गुड्स है, अगर आपके पेरिशेबल गुड्स है या आपके नॉन पेरिशेबल गुड्स, अगर आपके पास ये नहीं है इसका मतलब आपने मेरी क्लास नहीं की है, तो अभी आप लोग लिख लेना, थोड़ा बेटर बनाना, मैं फास्ट बना रहा हूं रिवीजन के लिए। अगर पेरिशेबल गुड्स है, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर रीसेल एंड अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स। अब रीसेल करोगे तो दो चीजें होगी, दो में से कुछ एक होगा, आइदर यू विल गेट प्रॉफिट और यू विल गेट लॉस। प्रॉफिट हुआ तो अनपेड सेलर विल एंजॉय प्रॉफिट, यानी सर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 रुपए में, आगे वाले ने पैसे नहीं दिए, हम बन गए अनपेड सेलर। अब हम ये पेरिशेबल गुड्स किसी और को टाइम पे बेच रहे हैं 110 रुपए में, तो हमारा 10 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया, उसको 100 में बेचने वाले थे, यहाँ 110 में बिक गया, तो बचे हुए जो एक्स्ट्रा 10 रुपए है वो किसके? तो अनपेड सेलर विल एंजॉय द प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं आपको 100 रुपए में बेचने वाला था, आपने वक्त पे मुझे पैसा नहीं दिया, मैं अनपेड सेलर बन गया, इसलिए अब मैं मार्केट में जाकर बेच रहा हूं 90 रुपए में, तो यहां तो मुझे 10 का प्रॉफिट लॉस हो गया ना भाई। मैं ये प्रोडक्ट आपको 100 में बेचने वाला था, मुझे अर्जेंटली मार्केट में जाकर 90 में बेचना पड़ रहा है, हु विल बियर द लॉस? तो लॉस के लिए यहां पे लिखा है कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द बायर। तो जिस बायर ने आपको धोखा दिया है, जो आपसे गुड्स परचेज करने वाला था लेकिन वक्त पे उसने परचेज नहीं किया है, उस बायर से हम लोग ये लॉस रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर ये नॉन पेरिशेबल गुड्स है तो इसमें दो सिचुएशंस, क्या हो रहा है भाई आज, इसमें दो और सिचुएशंस आ जाएगी नॉन पेरिशेबल में। हाँ सर बताइए भाई, यही टेढ़ा है क्या, क्या हो रहा है? इसीलिए बस थोड़े दिन की बात है, मैं भी अपने सेटअप को थोड़ा चेंज करने वाला हूं, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें दो टाइप के आते हैं सर नॉन पेरिशेबल गुड्स में, है ना, कौन से सर? नोटिस ऑफ रीसेल नॉट गिवन, नोटिस ऑफ रीसेल गिवन। ठीक है, अगर आप नोटिस ऑफ रीसेल नहीं दे रहे तो दो सिचुएशंस हो सकती है, कौन सी? प्रॉफिट और लॉस। अब अगर आप नॉन पेरिशेबल गुड्स है और आपने प्रीवियस बायर को नोटिस ऑफ रीसेल नहीं दिया और आपने गुड्स बेच दिया और आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट शुड बी हैंडेड टू guys, there is an update due to fever, oh my god, oh Anshul says today's session is rescheduled to tomorrow. So sir, we hope you get back soon, get well soon, and please do take care, do take adequate rest, and मैं हूं ना सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, आप बोलो तो बस एक आध क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करवा दूंगा, आप डरो मत। एंड प्लीज गेट वेल सून, टेक केयर, टेक मेडिसिन, एंड वी होप टू सी यू वेरी सून लाइव, है ना। तो बच्चों प्लीज एक काम करना, सभी लोगों को बता देना, वैसे तो मैं 7 बजे तक रुकूंगा, तो 7 बजे कुछ बच्चे आते भी है तो मैं उनको भी ये चीज इंटीमेट कर दूंगा। आप लोग भी अपने सारे ग्रुप्स में जहां भी आपके है सब जगह पे डाल देना कि आज का क्लास कल के लिए रिस्केड्यूल्ड हो चुका है ना। चलो, तो जो भी प्रॉफिट होता है, अगर आप नोटिस ऑफ रीसेल नहीं दे रहे, वॉट एवर इज द प्रॉफिट यू हैव टू हैंड इट डाउन टू द प्रीवियस बायर, ठीक है। और सर लॉस हो गया तो टू बी बॉर्न बाय
द अनपेड सेलर, बराबर। लेकिन अगर आप प्रॉपर बकायदा नोटिस देने के बाद अगर आप बेच रहे हो और फिर अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस, तो क्या होगा? तो प्रॉफिट यहां पर सेम इसके जैसा हो जाएगा, है ना, enjoyed by unpaid seller, enjoyed by unpaid seller, and loss recovered by previous buyer. अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप प्रीवियस बायर से लॉस रिकवर कर सकते हैं। हेलो सर, मैं आपके ऑफलाइन लेक्चर देख के प्रिपरेशन कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम आपको लाइव देख रही हूँ। यू आर बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचिंग सर, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बिस्मिल्लाह अमनिर, रियली 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 थैंक यू। बट बेटा ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता नहीं, आप मतलब लाइव की जगह रिकॉर्डेड देख रहे हो। मैं वही सोचा कि ऑफलाइन में कब पढ़ाने चला गया, मैं तो घर से कहीं जा ही नहीं रहा हूँ लाइफ में। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। सर पेपर में ऐसे ही चार्ट बना, अरे भाई प्रकृति, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये प्रोसेस आपको लिखनी है। अब रुको भाई, अच्छा हुआ यार तुमने बीच में बोल दिया, यहां पर हमें यही चीज पैराग्राफ में लिखनी है। तो राइट टू रीसेल पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के है तो बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंटेंशन टू रीसेल। अगर गुड्स क्या बोलते हैं, नॉन पेरिशेबल नेचर के, तो यू नीड टू गिव द इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। अगर आपके नोटिस के बावजूद अगर आपको रीजनेबल टाइम में पैसा नहीं मिल रहा है, इन दैट केस यू कैन सेल द गुड्स एंड रिकवर योर मनी। अब सेल करते वक्त you can recover the difference between contract price and resale price from the original buyer as a damage, and if there is a profit then you can retain the profit if the selling price is higher than the contract price। ठीक है। now there are certain other points जो बच्चे लिखते नहीं है। यार 6 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना लिख के आप नहीं आ सकते। मुझे बताइए, ये कौन बताएगा कि इवन इफ द अनपेड सेलर हैज यूज्ड द राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ही कैन स्टिल यूज राइट ऑफ रीसेल एज वेल। तो जब आप गुड्स को रिटेन कर लेते हो या जा चुके गुड्स को वापस ले आते हो, उसके बाद आप उसके ऊपर राइट ऑफ रीसेल अप्लाई करके वो गुड्स को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। सर एक और सिचुएशन आती है वेयर राइट टू रीसेल इज रिजर्व्ड, एक्सप्रेसली रिजर्व्ड बाय द सेलर। क्या होगा जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही अगर सेलर आपको बोल रहा है, देख भाई मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा हूं, लेकिन अगर तूने वक्त पे पेमेंट नहीं किया तो मैं तेरे को बार बार तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं किसी और को गुड्स बेच दूंगा। When right to resell is expressly reserved in the contract, then irrespective as to the type of goods, वो चाहे पेरिशेबल नेचर के हो, नॉन पेरिशेबल नेचर के हो, जो अनपेड सेलर है वो विदाउट गिविंग नोटिस टू द बायर ये गुड्स वो मार्केट में बेच सकता है। प्रॉफिट हो गया तो एंजॉय करेगा, लॉस हो गया तो प्रीवियस बायर से रिकवर कर सकता है बाय लॉ एज डैमेज। इसके बारे में जरूर लिखना, भूलना मत। ये 2 पॉइंट्स पे स्टार मार्क कर लेना, ये 2 पॉइंट्स आपको लिखते वक्त भूलने नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाते हैं और बाद में फिर उनको वो बोलते हैं कि सर हमें नहीं समझ रहा, मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे, है ना। चल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, हालांकि आंसर में कोई बड़ा इससे इंपैक्ट नहीं हो रहा है, बट बोल रहा है कि सर व्हाट विल हैपन वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड ऑन टू द बायर। सर इन एडिशन टू द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी, द राइट विच इज सिमिलर टू लीन, हमें से कॉजी लीन कहते हैं, हम उस कॉजी लीन को अप्लाई करके, अगर हम अप्लाई करके अपने पास गुड्स रख रहे हैं तो स्टिल वो गुड्स हमारे ही रहेंगे और हम उनको फिर भी रीसेल कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो हम लोग ऑफ कोर्स राइट ऑफ रीसेल उसके बाद भी यूज कर सकते हैं। सर अगर गुड्स बायर के पास पहुंचे होंगे तो, बेटा ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हो आई टू बी, अगर गुड्स बायर के पास पहुंच गए तो राइट अगेंस्ट द गुड्स आप यूज ही नहीं कर सकते। Neither you can use right of lien, nor you can use right of SIT, nor you can use right of resale. Now what you can use is right against the buyer personally. So suit for price, suit for damage, suit for interest, repudiation of contract, ये 4 अधिकार आपके पास आते हैं, ये सब के सब आप कर सकते हैं। डोंट वरी, आपका पैसा नहीं डूबेगा। चलिए फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, कुछ लोग अगर नए आए हैं तो आज जो सर का क्लास होता है 7 बजे यानी कि 10 मिनट बाद जो चालू होने वाला था, वो अंशुल सर का क्लास आज नहीं हो पाएगा बिकॉज अंशुल सर इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, एंड दैट क्लास इज रीशेड्यूल्ड टू टुमारो इवनिंग, and that class is going to happen tomorrow evening. So please kindly send your best wishes to Anshul sir, and
दैट्स इट, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लिख लेते हैं एक क्वेश्चन फटाफट, हमारे पास अब वक्त आ गया है ना। चलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपल्सरी, nor does it impose any penalty for non-registration. In light of the given statement, discuss the consequences of non-registration of the partnership firms in India. Also explain the rights unaffected due to non-registration of firms. ये क्वेश्चन एक नहीं, ये दो क्वेश्चंस है, कैमोफ्लाज्ड एज वन. दिस इज नॉट अ वन क्वेश्चन, है ना सर। ये प्यारा पीडीएफ किधर मिलेगा अर्जुन भाई? ये प्यारा पीडीएफ जो है ये सजेस्टेड आंसर है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कैसे कर रहे हो प्रिपरेशन? मतलब मुझे शक है कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। तो भैया मिशन सक्सेस के लिए अप्लाई कर लेना, तुम्हें जरूरत है। गजब है यार। सर इट कंपल्सरी टू यूज फॉर्मेट? अक्षय, इसका मतलब आप कल क्लास में नहीं थे, कल का क्लास देखो, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस क्लास में बेटा बाकी कोई बच्चा नहीं पूछेगा अभी। क्यों? कल का क्लास देखो, देन यू विल रियलाइज। चलो ओके सर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, है ना, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स अनअफेक्टेड ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स। कोई मुझे बताएगा? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब अपना अपना पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। तुम बताओ, इसके बारे में बताओ। हाँ फटाफट फटाफट झटपट फटाफट। यस, सेक्शन 69 की बात कर रहे हैं हम। पहली बात तो ये फिक्स होगी, सेक्शन 69 की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। क्या बोलता है कि कुछ डिसेबिलिटीज हमें हो जाती है हम अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, as per the provisions of the Indian Partnership Act 1932, it is not at all mandatory to register the firm. However, as per section 69 of the Indian Partnership Act 1932, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, एज पर सेक्शन 69 ऑफ द सेम एक्ट भी लिख सकते थे, या ऑफ द एक्ट लिख सकते थे, क्योंकि अब उसी के बारे में बात करें, ऊपर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते थे। फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन registration of the number 1, no civil suit against any third party. Okay. An unregistered firm cannot file unregistered firm cannot file any civil suit against third party and they need to first get registered for the same. बराबर है? फर्म के नॉट फाइल सिविल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। सर ये तो पहली बात हो गई। सर इसके अलावा आप क्लेम्स, यू कैन नॉट सेट ऑफ क्लेम,
मोर देन 100 रुपीज. यू कैन नॉट ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट पार्टनर्स अगर वो नॉन कंप्लायंस करे, है ना. और थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट हमेशा ही केस फाइल कर सकती है. ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं. नंबर 2 लिख लिया ना. हाँ. नो सेट ऑफ क्लेम अलाउड. An unregistered firm cannot set off any claim above 100 rupees or rupees 100 in case of suit filed against the firm. थर्ड पॉइंट. नो क्या बोल सकते उसको, उसको क्या बोलते हैं वो वर्ड, नो सेटलमेंट नहीं, नो, अरे वो वर्ड नहीं आ रहा यार, याद वर्ड नहीं आ रहा यार. एक काम करना, नो लीगल सूट अगेंस्ट, ऐसा लिख दो, नो लीगल सूट अगेंस्ट a partner in case of breach. यार वो डिफरेंस बिटवीन में था वो वर्ड जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है. एडजुडिकेशन, एग्रीड नहीं, ठीक है जो कोई बात नहीं. इन केस ऑफ नॉन एडहेरेंस, आप नॉन कंप्लायंस भी लिख सकते हैं, बाय अ पार्टनर with the terms of the agreement in case of unregistered partnership. और ग्रॉस नेग्लेक्ट, नो सूट, हाँ रिलीफ, रिलीफ वर्ड, नो सूट फॉर रिलीफ कैन बी filed the partner by the aggrieved party. बोला ना वर्ड लिखते लिखते आ जाता है मेरे को बराबर, वैसे देखा जाए तो नहीं आता. एंड थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म. अंशुल सर का आज का क्लास कैंसिल हो चुका है, कल 9 बजे है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंड भी कर रहा हूँ 2-5 मिनट, ताकि जो बच्चे आए उनको मैं बता पाऊँ, आप लोग भी बता देना. तो यहाँ पे लिखा है थर्ड पार्टीज कैन स्टिल फाइल अ सूट against an unregistered firm and claim. ठीक है. इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अंशुल सर का क्वेश्चन, हाँ अंशुल सर का क्लास पोस्टपोन हुआ है. सर आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, तो बड़ा टैलेंट ही इतना है ना, नॉलेज इतना दिमाग में भर गया कि वो सफेदी पूरा नॉलेज उतर के दाढ़ी में, एक एक बाल में. मैं जब बाल बिल कटाने जाता हूँ ना तो बोलता है सर ये तो नॉलेज टपक रहा है. मैं कहा क्या करूँ, बहुत नॉलेज है. चलो, rights not affected due to non-registration. The following rights are not affected due to non-registration
ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। नंबर 1, तो भाई थर्ड पार्टीज कैन स्टिल फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म set off of any amount, funny नहीं है, less than 100 is allowed. Aggrieved partner can apply for dissolution of firm, but not for relief. आप रिलीफ नहीं क्लेम कर सकते। हाँ, पूरा फॉर्म अगर डिसॉल्व करना है, पूरा बंद करना है, वो आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स of deceased partners or official receiver of insolvent partner to claim assets belonging to the partner is not affected due to non-registration. बराबर। और क्या कर सकते हैं भाई, नॉन रजिस्ट्रेशन का और क्या अफेक्ट नहीं होता? 1 2 3 4 सारे पॉइंट्स लिख दिए क्या हमने? लिख दिए। थर्ड पार्टी फाइल कर सकती है केस, सेट ऑफ कर सकते हैं 100 से नीचे, है ना। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का लिख दिया, ऑफिशियल रिसीवर का लिख दिया। आई थिंक सारे पॉइंट्स हमारे हो गए, है ना। सारे पॉइंट्स मेरे को तो और कोई याद नहीं आ रहा। सो दैट इज ऑल। लास्ट स्लाइड ये लो बेटा। हाँ, लेस देन इक्वल टू कर दो 100। हाँ जी, यस यस यस, लेस देन इक्वल टू 100। बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार, मजा आ गयो, मजा आ गयो। अरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं? आग लगाओ ना बिड़ू, क्या कर रहे हो? आज कितना लिखा तुम्हारे टीचर ने? देखो ना, ये देखो ना, तुम शर्म देखो। ये देखो, ये 1 नंबर भाई। ओ भाई मुझे मारो। अरे बहुत ट्रोल देख रहा हूँ आजकल मैं। चलो नेक्स्ट। नो सिविल सीट, नो रिलीफ, एग्रीड पार्टी कैन नॉट ब्रिंग थर्ड पार्टी, राइट टू ऑफ थर्ड पार्टी टू सू, राइट ऑफ पार्टनर्स। 5 पॉइंट कैसे हो इसमें? रिजोल्यूशन लिखा, पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी लिखा। अच्छा, इन्होंने ऑफिशियल असाइनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के 2 अलग पॉइंट रखे, मैंने एक ही पॉइंट में डाला, बट हमारे आंसर में सब कुछ कवर्ड है। सेट ऑफ क्लेम डज नॉट एक्सीड 100। तो आई थिंक, है ना, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स लिखे। बस हम लोगों ने क्या किया, ये और ये पॉइंट मर्ज करके लिखा है, इसलिए हमारे इसमें 4 पॉइंट बने। ठीक है, चलो। मिस्टर के, क्या करना है कि नहीं? क्या हुआ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन तो वैसे वाले क्वेश्चन है जिसके ऊपर मुझे चर्चा करनी है। ठीक है, रुको रुको रुको, इन दोनों क्वेश्चंस पे चर्चा करनी है, ये तो मैं ही कराऊंगा। ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ताकि हमारा फिर ये कंपनीज लॉ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन नोवेशन अल्ट्रेशन। आई थिंक इट्स वेरी इजी, आप आराम से इसको होमवर्क में कर सकते हो।
क्या अंतर है? दोनों में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जाके नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन नोवेशन अल्ट्रेशन इज देयर कैन बी अ चेंज इन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन केस ऑफ नोवेशन, हाउएवर देयर विल कैन नॉट बी एनी चेंज इन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन केस ऑफ अल्ट्रेशन। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जाता है, नया आता है, अल्ट्रेशन में ओल्ड जाता है, कभी कभी ओल्ड में थोड़े बहुत चेंजेस होता है, नया नहीं आता। लेकिन हालांकि हमको पता है अल्ट्रेशन नोवेशन में एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है, और वो क्या है सर? सीधी सीधी बात, चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप? सर को ओनरशिप कैन हैपन इन 2 केसेस। यहां पर देखो, ये भी होमवर्क ले लो, अब आपको यहां पर वैसे करके बनाना है तो आप बना सकते हो। पार्टनरशिप को ओनरशिप का आपके पार्टनरशिप एक्ट में वैसा बना हुआ टेबल है, मैं रिकमेंड करूंगा वैसे ही बनाओ। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट बनता है, को ओनरशिप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी बन सकता है, जैसे कि बाप के मरने के बाद असेट 2 बेटों में चली गई तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और कभी कभी 2 या 3 लोग मिलकर असेट परचेज भी करते हैं तो बाय कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, को ओनरशिप में नहीं। पार्टनरशिप में सभी लोगों का ज्वाइंट इंटरेस्ट होता है असेट में, को ओनरशिप में अपना सेपरेट। पार्टनरशिप में अगर आपको कोई अगर अपना इंटरेस्ट बेचना है तो आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है पार्टनर की, उसके बाद आप बेच सकते हो। को ओनरशिप में विदाउट परमिशन आप अपना पार्ट बेच सकते हो। आई थिंक ये 4.4 डिफरेंसेस काफी है ना। देन ये भी आप होमवर्क लेंगे, पूरा होमवर्क है आपका। सर, Mike LLC incorporated in Singapore having an office in Pune, analyze whether Mike LLC would be called a foreign company as per the provisions of Companies Act 2013. Also explain the meaning of foreign company. So foreign company means a company incorporated outside India having a place of business in India and conducting business activities in India. In the given case, Mike LLC is incorporated in Singapore and it has a place of business here in Pune, India, which is in India. Pune is in India. Therefore, Mike LLC is a foreign company as per Companies Act 2013. बराबर, सारे पॉइंट बोल दिए, परफेक्ट। तो ये भी आप होमवर्क ले लेंगे, इजी है, कर लेंगे, ठीक है। ये भी आप कर लेना, सेक्शन 242 मतलब 242 क्लॉज नंबर है, ठीक है। चलिए, कल जब मैं मिलूंगा इस चैप्टर, इस बोलते ना, इस क्वेश्चन पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, अगर हो सके तो आप इसको पहले से भी पढ़ के आ सकते हो, बड़ी मजा आएगी। एंड देन बीसीआर गो थ्रू कर लेंगे फटाफट, बीसीआर में क्या क्या हो सकता है। बीसीआर का भी आप ये होमवर्क ले लो, रीडिंग द पैसेज। क्वेश्चन 7 आप होमवर्क ले लो, आप आराम से कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन 7 इसमें नोट मेकिंग आ जाएगा, समरी राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद का हम फटाफट देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको यहां पर दिक्कतें आती है बीसीआर पार्ट में तो मुझे बताइए, हम लोग मिशन सक्सेस में बीसीआर भी कवर करने वाले हैं, तो मैं वो भी आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, दैट इज इट फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं, आगे के पेपर सॉल्व करेंगे, और कल इस पीवाईक्यू का लास्ट डेट है। इसके बाद आई एम गोइंग टू टीच इन सम अदर वे। सर कौन सा वे आप बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा, अभी दिखा दे रहा हूं ताकि कल से आप अभी से प्रिपेयर रहो कल के लिए। सर कल से मेरा पढ़ाने का स्ट्रेटेजी इस तरह से रहेगा, मैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं, कुछ इस तरह से मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आंसर्स ऑलरेडी रहेंगे, मैं उसमें ऑलरेडी अंडरलाइन भी है, हाईलाइटेड भी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लिख लेंगे, लेकिन मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को उसके आंसर्स देते आए, है ना। यहां पर क्वांटिटी हमें देखनी है। अब एक बात समझो, मेरी बात सुनो, राइटिंग प्रैक्टिस इस शब्द का मतलब समझो। एज अ स्टूडेंट यू आर सपोज टू डू द प्रैक्टिस। एक बात समझना, मैं यहां पे कितने भी आंसर्स लिख दूं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन एग्जाम एंड गिव एग्जाम इन ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो अगर मैं एक आंसर लिख रहा हूं तो आपको 10 आंसर घर पे बैठ के लिखने हैं। हाँ, कौन से आंसर लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखे, कैसे डिस्कशन करे, कैसे एनालिसिस करे, कैसे सोचे, ये सब में मैं आपकी मदद करूंगा। तो नेक्स्ट बैच से अगर आप लोग के पास ऑल इन वन है तो आप लोगों के लिए तो सारी चीजें आपके बुक में ऑलरेडी है, हम इसको करते जाएंगे। अगर आपके पास ऑल इन वन नहीं है तो आप यहां पर मैं आपको बता दिया करूंगा कि मैं ये क्वेश्चन कहां से लेकर आया हूं, आप रिस्पेक्टिव जगह पर जाकर ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इस बुक के सभी क्वेश्चंस आइदर स्टडी मटेरियल या आरटीपीज या एमटीपीज के हैं, सारे रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप कहीं से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। So that is it for today, guys and girls. God bless you all. Lots and lots of love.
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने भी लोग यहाँ पे अंशुल सर के क्लास के लिए आए, मैं फिर से बता दूं, अंशुल सर इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, प्लीज सेंड योर बेस्ट विशेस टू अस। एंड आज का क्लास फुल जोश और पूरे के पूरे शिद्दत से सर लेने वाले हैं कल शाम 7 बजे। तो आज का क्लास कल पे शिफ्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास टुडे। I will request you all to please take out time and visit एकाग्रता। बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं, ekagrata.co.in। यहां पर वेबसाइट पे आइए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, फाउंडेशन स्टूडेंट्स, इंटर स्टूडेंट्स, हमारे ऑल कोर्सेज जरूर आकर आप चेक करिए। अब हम लोगों ने जो जून 24 की बैच है वो भी लॉन्च कर दिए फॉर फाउंडेशन। तो आप अपने जूनियर्स को हमारे बारे में बता सकते हैं, बिकॉज आपने हमसे पढ़ा है, तो आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे रिवाइज कराते हैं, कैसे हम राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जरूर आप उनको बताइए। और अगर आप अपना फास्ट और क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो यहाँ पे मिशन सक्सेस का भी ऑप्शन आपके पास आ जाता है, इसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, so that is it for today. Thank you so much. God bless you all. Lots and lots of love. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ सियादत जोशी।